हेलो छात्रों, मैं निरंजन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10वीं कक्षा के अध्याय 8 को, जिसके अंतर्गत हमको पढ़ना है त्रिकोणमिति एक परिचय। यानी त्रिकोणमिति के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करना है। उसके कुछ भागों को हम इसमें देखेंगे और उस पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन उसे जानने से पहले हम सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है उसे जानते हैं। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना है। एक है त्रि, दूसरा है कोण और तीसरा है मिति। यानी त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर के बना है और तीनों का अलग अलग अर्थ है। त्रि का अर्थ है 3, कोण का अर्थ है कोण, जिसको आप एंगल कहते हैं अंग्रेजी में, और मिति का अर्थ होता है माप। यानी त्रिकोणमिति जो है वो किसी त्रिभुज नहीं, समकोण त्रिभुज, क्योंकि त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। तो किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं और उनके कोणों के बीच जो संबंध स्थापित किया जाता है उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो समकोण त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो तीनों कोणों के आधार पर भुजाओं के अनुपात को हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि आखिर ये तीनों कोण कौन कौन से हैं और तीनों कोणों के आधार पर हम किस प्रकार से भुजाओं का अनुपात कर सकते हैं। आखिर कौन किस कोण के सामने का भुजा का नाम क्या होगा और अन्य भुजाओं का नाम क्या होगा। तो चलिए हम आपको एक समकोण त्रिभुज का चित्र दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर इसमें अलग अलग कोणों के आधार पर भुजाओं का नाम बदल कैसे जाता है या फिर चेंज कैसे हो जाता है। यदि आप इस पार्ट को ध्यान से देख लेते हैं तो त्रिकोणमिति के सभी प्रश्न को आप आसानी से हल कर पाएंगे। यदि आप इस पार्ट को नहीं समझ पाएंगे या फिर इस भाग में जो हम आपको अभी बताने वाले हैं उसको आप नहीं समझ पाइएगा तो हर एक प्रश्न में आप गलत करेंगे और आंसर सही प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को समझने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर कि यह एक समकोण त्रिभुज है। हम एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम है ABC और इस समकोण त्रिभुज ABC में B कोण जो है वो समकोण है। अगर ये B समकोण है तो याद रखिएगा कि जब भी किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण हो तो जो कोण समकोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्ण। और इस कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेनियस बोला जाता है, जिसको हम शॉर्ट में H लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं अन्य 2 भुजाओं के पास। 2 कोण हमारे पास हैं और 2 भुजा है। कर्ण तो हमें पता है। एक बात और जानिए कि जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें 3 भुजाएं होती हैं। एक तो कर्ण होता है, दूसरा लंब होता है और तीसरा आधार होता है। कर्ण तो हम पता कर सकते हैं क्योंकि समकोण त्रिभुज है तो 100% गारंटी है कि एक कोण तो समकोण होगा। तो ये कोण B तो समकोण दिया है तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अब लंब और आधार जो है उसमें ये वाला लंब है या ये भुजा लंब है, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। ना तो हम इसको लंब कह सकते हैं और ना ही इसको लंब कह सकते हैं। ना हम इसको श्योर होकर के आधार कह सकते हैं और ना ही इसको कह सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्हीं दोनों में से कोई एक लंब होगा तो दूसरा आधार होगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर लंब होगा कौन। तो जब हमें इस कोण A के बारे में बताया जाए, यानी इस कोण A के लिए अनुपात ज्ञात करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इस कोण के सामने यानी कोण A के सामने वाला जो भुजा होगा ना वो आपका लंब होगा। और इसका अंग्रेजी नाम क्या होता है? इसका अंग्रेजी नाम होता है परपेंडिकुलर।
जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि दो भुजा तो हमको पता चल गया, दो कोण भी पता चल गया। अब इस कोण को जानने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि भुजाओं का अनुपात हमको चाहिए, कोणों का तो अनुपात चाहिए नहीं। लेकिन कोण के द्वारा ही हम भुजाओं को पता कर सकते हैं, जिसका अनुपात हमें ज्ञात करना होगा। अब हम देखते हैं कि ये जो लास्ट वाला भुजा बच गया AB, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आधार बोल देंगे। ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि आधार तो नीचे होता है, ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात में नहीं होता है। जो कोण दिया हुआ रहेगा, जिस कोण के आधार पे हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना होगा, उसके सामने वाला लंब और समकोण के सामने वाला कर्ण होगा। इसको गांठ बांध करके दिमाग में रख लें। अब ये जो आधार हमको मिला, वो आधार को हम लोग अंग्रेजी में बेस कहते हैं, इसीलिए इसे B द्वारा सूचित करेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब जब ये तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गया, तो आखिर वो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं जिसको हम कोण के आधार पर अनुपात के रूप में लिख सकते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले एक और त्रिभुज लेते हैं, हम एक और समकोण त्रिभुज लेंगे और इसमें नाम दे देंगे A, B और C। अब देखिए फिर से कोण B क्या है? समकोण है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा AC, वो क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा कर्ण। और कर्ण को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए इसका संकेत क्या हो जाएगा? H। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब यदि हमें इस कोण के बारे में बात किया जाए, या कोण C का अनुपात हमको ज्ञात करना होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा ना AB, वो आपका क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका कौन सा भुजा हो गया? इस भुजा का नाम क्या होगा? लंब। और लंब को हम लोग कहते क्या है? परपेंडिकुलर। तो इसको हम लोग किससे सूचित करेंगे? P से। बाकी जो तीसरा भुजा बच गया BC, उस BC भुजा को हम लोग क्या कहेंगे? आधार। तो ये हो गया आपका आधार। यदि आप इसे नहीं समझ पाए होंगे, तो जब भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात के प्रश्नों को हल कीजिएगा, तो हर बार कंफ्यूजन होगा और हर बार आप शायद गलत कर सकते हैं। इसलिए इस बात को जरूर गौर करेंगे कि आखिर लंब कौन सा होगा, आधार कौन सा होगा और कर्ण कौन सा होगा। इतना चीज उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6। अब 6 त्रिकोणमितीय अनुपात को हम लिख करके और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन, दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टैन, चौथा नंबर में जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है उसका नाम है कॉसेक। इसके बाद पांचवा नंबर सेक, और छठा नंबर जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका नाम है कॉट। अब ध्यान से यह समझना है कि ये जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उसमें एंगल के आधार पर भुजाओं के अनुपात को समझेंगे। ठीक है, तो भुजाओं के अनुपात को समझने के लिए सबसे पहले हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं आपको समझने के लिए, जिससे आप आसानी से समझ सकें। ये आपका समकोण है। अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो B जब समकोण होगा तो इसके सामने वाला क्या होगा? कर्ण, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। अभी तक इसमें कोई भी एंगल नहीं दिया गया। अब देख रहे हैं साइन, कोस, टैन, कोसेक और सेक, कॉट में कहीं भी कोण का जिक्र नहीं किया गया है। अब हम इसमें कोण का जिक्र करेंगे। अब कोण के जिक्र करने के बाद ही हम इसमें से सभी भुजाओं को रख पाएंगे। ये तो कंफर्म है कि कर्ण मिल गया, लेकिन बाकी अभी तक ना तो हमको आधार पता है और ना ही लंब पता है। तो लंब और आधार कब पता चलेगा? जब ये दोनों कोण में से कौन सा कोण यहां रखा जाएगा, वो बताएगा कि लंब कौन है और आधार कौन है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले साइन के बाद यहां पे हम लोग साइन का आखिर सूत्र क्या होता है? तो होता है लंब बटा कर्ण।
ये जो लंब बटा कर्ण है वो साइन का सूत्र है, ठीक है। उसी तरह से कॉस का सूत्र क्या होगा, तो कॉस का सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण। आप इसका शॉर्टकट नाम, जिसको अंग्रेजी में शॉर्ट में एक एक अक्षर से दर्शाया गया है, लंब को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर यानी पी, कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनियस एच। इससे भी आप इसको सूचित कर सकते हैं। आधार को बी कहते हैं और कर्ण को एच कहते हैं। इसके बाद जब हम tan थीटा में आएंगे तो tan थीटा का जो मान होता है या फिर सूत्र होता है वो होता है लंब बटा आधार। अगर हम लंब को P से सूचित करते हैं तो आधार को किससे सूचित करना पड़ेगा, B से। इसके बाद हम आएंगे कॉसेक के पास, सॉरी कॉसेक के बाद यहाँ पे थोड़ा खाली जगह छोड़ देंगे क्योंकि कौन सा एंगल होगा अभी तक क्लियर नहीं है। तो कॉसेक का यदि हम सूत्र देखेंगे तो कॉसेक का सूत्र होता है कौन सा, कॉसेक का सूत्र होगा जस्ट साइन का उल्टा हो जाता है, यानी कर्ण चला जाएगा ऊपर जिसको हम लोग हाइपोटेनियस बोलेंगे और लंब आ जाएगा नीचे जिसको हम लोग परपेंडिकुलर। अब इसी तरह से हम सेक के बारे में बात करते हैं। तो सेक जो होता है ना वो कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस में आधार बटा कर्ण था तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, कर्ण यानी हाइपोटेनियस बटा लंब, सॉरी आधार। तो कर्ण बटा आधार हो गया। आधार को हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। उसी प्रकार से जब हम कॉट को देखेंगे तो कॉट जो है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है। तो tan में है लंब बटा आधार, तो यहाँ पे कॉट में क्या होगा, आधार बटा, आधार को हम लोग बेस कहते हैं और कर्ण को क्या कहते हैं, सॉरी आधार को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं और लंब जो है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। तो लंब लिख करके और P से सूचित करा देंगे। इतना तो समझ में आया होगा। ये तो सूत्र है, इसके आधार पे अगर आप प्रश्न बनाएंगे तो गलत होने का संभावना है। अब सही कैसे होगा उसको देखिए। यहां पे हम बात करते हैं, यहां जो साइन दिया है ना वो तो सूत्र बना लिए हम लंब और कर्ण का, लेकिन इसमें अभी तो यही पता नहीं है कि लंब कौन है और कर्ण कौन है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि लंब कौन होगा और कर्ण कौन होगा। तो देखिएगा साइन जो है ना उसके साथ या तो इस एंगल को, यानी दो ठो जो न्यून कोण है ना वो न्यून कोण को ही त्रिकोणमितीय अनुपात का आधार बनाया गया है। तो यदि A और C के बारे में बात करें तो ये दोनों न्यून कोण है क्योंकि B समकोण है। अब चलें अगर A को ले लेते हैं हम, यहाँ पे साइन के साथ एंगल A को ले लेते हैं, तब बताइए कि लंब कौन और आधार कौन। अभी तुरंत पीछे बताए हैं जिसमें आपको ये बताया गया है कि आखिर जब ये एंगल A आएगा तो इसके सामने वाला लंब होगा। अभी तुरंत बात हुआ था कि नहीं। तो ये अगर लंब है तो लंब को हम लोग किससे सूचित करते हैं, परपेंडिकुलर P से, और जो बच जाता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, आधार कह देते हैं कि नहीं। तो ये हो गया आधार जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। अब देखिए आप कि तीनों के तीनों एंगल हमको मिल गए कि नहीं, यानी तीनों के तीनों एंगल नहीं, सॉरी भुजा, तीनों के तीनों भुजा हमको प्राप्त हो गया कि नहीं। तीनों भुजा प्राप्त हुआ, आधार भी मिल गया, कर्ण भी मिल गया और लंब भी मिल गया। और जब तक यहाँ पे एंगल नहीं था तब तक हम क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। इसको आप जरूर ध्यान रखें। अगर ये भूल गए तो समझ लीजिए कि सवाल भूल गए, आप सवाल बिल्कुल नहीं बना पाइएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगर एंगल ए के बारे में बात करते हैं तो सबका एंगल ए ही ले, फिर हम चेंज कर करके भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अब देखिएगा यहां जितना भी लंब और कर्ण लिखे हैं, अब ए के आधार पर सब में इस भुजा को दर्शाने का प्रयास करते हैं। और जब भुजा को दर्शाएंगे तब आप पूरी तरह से समझ पाएंगे कि आखिर लंब कौन होता है और आधार कौन होता है। तो चलिए देखते हैं। यहां पे यदि हम लंब का बात करें एंगल ए के लिए, तो एंगल ए के लिए लंब आपका कौन सा हो जाएगा वो बताइए। एंगल ए के लिए लंब होगा BC, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, BC बटा कर्ण कौन सा होगा। तो कर्ण तो 100% श्योर है कि जो समकोण के सामने वाला भुजा AC है वही क्या है, कर्ण है। इतना क्लियर हो गया। अब तो भुजा पता चल रहा है ना। अब आगे आइए।
इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस ए के पास। तो कॉस ए का आधार कौन है? जब ए के बारे में बात करें तो लंब तो आपका ये वाला हो गया यानी बी सी, तो आधार कौन सा हुआ? ए बी। तो यहां पे हम लोग क्या लिख लेंगे? ए बी आधार के जगह पे, और कर्ण के स्थान पर कौन सा? तो कर्ण ए सी है, ये है, ए सी लिख लेंगे। कोई डाउट है? इसके बाद अभी हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, फिर आपके सामने लेकर के आ जाएंगे, या फिर आपको समझ में आ गया होगा। हम सिर्फ संकेत के रूप में बी लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। यहीं अंदर में लिख दे रहे हैं, ये बी है, मतलब ये बेस है, आधार है, समझिएगा। अब चलते हैं, यहां जब हम लोग देखेंगे कि tan ए का होता है लंब बटा आधार, तो इसमें आप थोड़ा गौर करके देखिए कि लंब था कौन? बीसी, ए के लिए है ना, तो ए के लिए बीसी हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बीसी बटा आधार कौन सा हुआ? तो आधार देखिए यहाँ पे दिया गया है ए बी, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे? ए बी लिख देंगे। उसी प्रकार से जब हम कॉसेक ए का बात करेंगे तो इसका सूत्र होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण आखिर है कौन? तो कर्ण तो बड़ी भुजा है एच, जिसको हम लोग एसी के नाम से जानेंगे, तो एसी लिखेंगे। और लंब कौन सा है? तो ए के सामने वाला यानी बीसी, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? बीसी। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम सेक ए के पास। तो सेक ए में कर्ण पहले लिखना है। कर्ण कब लिखना है? फर्स्ट में यानी ऊपर। कर्ण आपका होगा कौन सा? एसी, तो यहाँ पे लिखेंगे एसी बटा आधार कौन सा होगा? तो आधार ए के सामने वाला तो ये बीसी लंब हो गया, तो आधार कौन सा होगा? ए बी, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कॉट ए का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो आधार जो है वो कौन सा होगा? तो अगर ए के बारे में बात कर रहे हो, हर बार इस कोण को आप ध्यान देंगे। ए के बारे में बात किया तो आधार कौन सा होगा? तो ए के सामने वाला लंब होगा, बच्चा जो होगा बचल, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए बी यानी आधार बोलेंगे। और कर्ण तो स्पष्ट है, तो आधार जो है वो कौन सा है? ए बी। और लंब कौन सा है उसको पकड़िए, तो लंब आपका इसके सामने वाला यानी बीसी है। उम्मीद है आपको इस तरह के जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो आप आसानी से समझ पाएंगे यदि आप इसे ठीक ढंग से समझ जाएं। तो उम्मीद है कि आप इसको जरूर समझ रहे होंगे। अगर आप न समझ पा रहे हों तो आप कमेंट करके हमारे पास भेजें, या फिर कमेंट करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। हम इससे और सरल तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक और चित्र बना करके आपको इन्हीं साइन कॉस टेन वगैरह के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा देखिए, ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये सूत्र ही है जो आपको आगे तक बढ़ाने का काम करेगा। यानी अगर ई याद नहीं है तो ये बीसी बटा एसी आप लिखिएगा कैसे? पहले तो यह पता नहीं रहेगा कि लंब बटा आधार होगा कि आधार बटा कर्ण होगा। तो जब ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा तो त्रिभुज में आप कौन सा भुजा चुनने चलिएगा? तब तो चुन ही नहीं पाइएगा। मतलब सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद रहेगा तभी आप इसको बैठा पाएंगे। तो देखिए, सूत्र याद करने का अनेकों तरीके हैं, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप ट्रिक के द्वारा याद करें या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको जैसे याद करना है, जैसे साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण, आप लंब बटा कर्ण याद कीजिए या पी बटा एच याद कीजिए। अनेकों तरीके हैं याद करने के। जैसे हम एक दो ट्रिक आपको भी सामने रखने वाले हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं इसका ट्रिक, ध्यान दीजिएगा। एक होता है लाल कक्का, क्या होता है? लाल कक्का। थोड़ा गौर करेंगे, इसमें ये जो ल है ना, वो ल आपको लंब को सूचित करता है, और ये जो क है ना, कर्ण को सूचित करता है। तो आप देखिए, जो ल है लंब और क है कर्ण, उस शुरू वाला साइन को दर्शाता है। यानी साइन थीटा बराबर आपसे पूछ दे या साइन के बाद कोई भी एंगल लगा के पूछ दे तो आप सूत्र क्या बोलिएगा? लंब बटा कर्ण। इसके बाद अगर कॉस पूछ दिया तब, तो कॉस पूछेगा तो ये देखिए, तो आकार है ना, आकार का मतलब आ से आधार और क से कर्ण। मतलब अगर कोई कॉस के बारे में बात करे तो कॉस के बारे में बात करेगा तो आधार बटा कर्ण होगा। उसी तरह से अगर टैन के बारे में कोई बात करे तो ल अब आकार आ गया, तो ल का मतलब लंब, अब आकार है, आकार मतलब आ है, तो आ का मतलब आधार है। तो यानी अगर हमको इसके आधार पर लाल कक्का के आधार पे लिखना होगा
तो साइन थीटा बराबर या साइन के बाद कोई भी एंगल लगा हो उससे हमको कोई लेना देना है। सूत्र याद रखना है लंब बटा कर्ण, यानी ल से लंब और क से कर्ण, आकार से आधार और क से कर्ण जो कॉस के लिए होगा, और टेन के लिए कौन सा होगा लंब बटा आधार। ये तीनों सूत्र यदि आपको याद हो गए तो इसका उल्टा कौशिक होता है, सेक होता है और कॉट होता है, बस पलट देना है। समझ गए? ये तो हुआ लाल कक्का वाला। कोई कोई कहता है पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं। जैसे यहां पे बोल दिया पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। अब ध्यान दीजिएगा पंडित का मतलब क्या हुआ पी, और हरि का मतलब क्या हो गया एच। अब देखिए यहां जो हम लोग हिंदी से सीख रहे थे लंब बटा कर्ण, और यहां किससे सीख रहे हैं अंग्रेजी से। पी मतलब परपेंडिकुलर जिसको हम लोग लंब कहते हैं, और एच का मतलब हाइपोटेनियस जिसको हम लोग कर्ण कहते हैं। वही चीज बात तो है। पंडित हरि, पंडित और हरि को ले लेते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बटा एच। और अगर हम लोग कॉस के बारे में बात करें तो कॉस में ये दोनों सामने सामने होगा, तो बद्री का मतलब क्या बी और हरि का मतलब क्या एच। यानी जब हमें कॉस थीटा के बारे में पूछा जाएगा तो हम बी बटा एच कह देंगे। अब आगे चलते हैं। प्रसाद, प्रसाद का मतलब पी से शुरू होता है, और बोल का मतलब बी से। हो गया कि नहीं? अब अपने से बताइए कि पी बटा एच किसके लिए साइन के लिए, साइन थीटा, बी बटा एच कॉस थीटा का, और बी बटा बी टेन थीटा का। और इसी में अगर उलट दिया जाए तो बाकी अनुपात निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। दो चीज समझ गए आप लोग कौन से? यहां पे हम आपको बताए लाल कक्का, सॉरी लाल बटा कक्का, और यहां पे बता दिए पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल। आप जैसे याद करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन याद होना चाहिए, चाहे जैसे भी याद करें, ठीक है।